हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पे। और आज मैं फिर से आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ और ये स्टोरी काफ़ी खौफनाक होने वाली है और साथ ही साथ ये एक रियल स्टोरी पर भी बेस्ड है। तो बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हर समर वैकेशंस में हम अक्सर मामा के घर आया करते थे और मामा के घर स्टे किया करते थे। सब लोग वहीं जमा हुआ करते थे और खूब इंजॉय करते थे। बट इस बार सिचुएशन बहुत ही अजीब हो गई थी। मेरी मामी काफ़ी बीमार हो गई थी और डॉक्टर का कहना था कि उनको कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, लेकिन उनकी बॉडी में पेन था और वो कहती थी कि कोई मुझे मारता है। कुछ टाइम पहले उनके पापा की डेथ हुई थी। वो बहुत ही बुजुर्ग आदमी थे। जिन्नात उनके पास कुरान पढ़ने आया करते थे। इंसान तो आते ही थे, लेकिन जिन्नात के बच्चों को घर के कुछ लोगों ने भी देखा था। घर वाले बताते हैं कि जब जिन्नात के बच्चे उनके पास पढ़ने आया करते थे तो उन बच्चों की शक्ल नजर नहीं आती थी। उन्होंने कुछ हुननुमा कोई बड़ी सी चादर अपने सर पे रखी होती थी और वो फेस से भी नीचे की तरफ लटक रही होती थी, लेकिन वो इस तरह हिल के कुरान पढ़ा करते थे जैसे नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं। उनके घर वालों का बताना था कि वो बड़ा अजीब सा मंजर होता था। वो बकायदा तौर पे उन बुजुर्ग को कुरान सुनाया करते थे और ये बात उन्होंने सबको मना की थी कि वो किसी को ना बताए। इवन वहाँ जो बच्चे पढ़ने आया करते थे उन्हें भी ये बात नहीं पता थी कि हम में ही बैठे कुछ बच्चे जिन्नात हैं। अपनी डेथ से पहले उन्होंने मेरी मामी से कहा कि अब मैं नहीं होऊंगा, अपना ख्याल रखना। वो मामी के साथ ही रहते थे। मामी की हालात ज़्यादा खराब होने लगी। वो रातों को उठकर चीखती थी कि मत मारो, मुझे छोड़ दो, और उनकी चीखें बहुत ही डरावनी होती थी। एक मौलाना से मिले वो लोग तो उन्होंने घर आने को कहा कि घर को चेक करूंगा। तो नेक्स्ट डे वो आए और घर के बाहर से ही कहा कि बराबर वाला घर किसका है। बराबर में दूसरे मामा रहते थे। उन्हें बताया मामा का, तो उन्होंने कहा यहाँ शैतान जिन्नात है और कहा कि बाहर तक है। खैर घर चेक किया और मामी से बात की और घर पे दम किया। मामी को कुछ पढ़ने को कहा और पानी दिया कि घर की दीवारों पर छिड़क देना। नेक्स्ट डे पानी छिड़कने का टाइम आया तो अब जो मैं आपको बता रही हूँ ये बड़े गौर से सुनिए। नेक्स्ट डे जब पानी छिड़कने का टाइम आया तो इन्होंने बाल्टियां भर के पानी डब्बे की मदद से दीवारों पर फेंकना शुरू कर दिया और जो हंगामा शुरू हुआ, सारे घर में दीवारों पर इतने बड़े बड़े पैरों के निशान, छतों पर पैरों के निशान और हर पैरों का निशान एक आदमी की हाइट के बराबर था। और इतना शोर जैसे कि कोई तूफान आ गया हो। सबने ऊंची ऊंची आवाज़ों में आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मौलाना को फ़ोन किया, वो बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने कहा कि आपने तो इनका पूरा ख़ानदान ही जला दिया। मैंने पानी ऐसे थोड़ी फेंकने को कहा था। उन्होंने मामला संभाला और कुछ शांति हुई। उस दिन के बाद जिन्नातों की शरारत सबके साथ शुरू हो गई। हालांकि उनसे माफ़ी भी मांगी, मगर कुछ शरारती जिन कुछ ना कुछ करते ही रहते थे। जैसे एक बार मैं फर्स्ट फ्लोर पर किसी काम से गई थी। ओपन नानी थी इसलिए मैं वहां जा रही थी तो मुझे गेट बंद मिला, जबकि वो खुला रहता था। मैंने जैसे ही उसे खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, उसका नॉब खुद ब खुद मूव होने लगा, घूमने लगा। अब उसे कौन हाथ लगाता। मैं वापस भागी कि नानी को बुला के लाऊं, बट अचानक डोर खुल गया। मैं जल्दी से आगे आई कि निकल जाऊं, बट वो फिर बंद हो गया। इस बार मैं बहुत डर गई और नानी को वहीं से आवाजें दी। मेरी आइज नॉब पर ही थी कि अचानक डोर की कुंडी जो कि ऊपर को लगी थी वो खुद ब खुद बंद हो गई और फिर खुद ही खुल गई और फिर डोर एक झटके से खुल गया। मैं तो ऐसे भागी कि बराबर वाले मामा के घर आकर ही सांस ली। मैंने अपनी मम्मी को सब बात बताई तो उन्होंने कहा कि आइंदा वहाँ अकेले मत जाना। ऊपर कभी लगता कि आसपास से कोई फूंक मार के चला गया। ये तो बहुत से लोगों ने क्लेम किया था उस घर में। और हाँ, बाथरूम भी खुद ब खुद लॉक हो जाता था। अक्सर अब उस घर में हमेशा काफ़ी डर लगता था। वो बड़ा घर अब खाली हो गया था। अब भाई जो गलती हमने अनजाने में की थी वो आज तक भुगत रहे हैं। तो ये मेरी एक स्टोरी थी। तो अब बढ़ते हैं अगली स्टोरी की तरफ। ये कहानी है मिशा की। ये उस वक्त की बात है जब मेरे बीकॉम के पेपर चल रहे थे। मैं अपनी अम्मी के साथ सोया करती थी। मेरी आदत थी लाइट्स ऑन करके सोने की और मेरी अम्मी की आदत थी लाइट्स ऑफ करके सोने की। अब मैंने पेपर की तैयारी करनी थी और लाइट भी ऑन रखनी थी, तो मैंने क्या किया, मैं ड्राइंग रूम में चली गई और मैंने उस कमरे की लाइट्स ऑफ कर दी कि अम्मी परेशान ना हो और वो आराम से सो जाए। मैं ड्राइंग रूम में चली गई और जाकर वहाँ पढ़ने लगी। पहले तो मैं मोबाइल में लगी रही, वीडियो रील वगैरह देखती रही। मुझे पता ही नहीं चला टाइम का। रात के 2 बज गए। अब मुझे ख्याल आया यार मैं पढ़ने बैठी थी और मैंने मोबाइल में इतना टाइम वेस्ट कर दिया। उसके बाद मैं सीरियस होकर पढ़ने लगी। अच्छा दोस्तों, मैं बताता चलूँ कि वो सर्दियों के दिन चल रहे थे और हमारा ड्राइंग रूम हर तरफ से बंद था कि हवा का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। पंखे तो वैसे भी नहीं चल रहे थे। अच्छा, तो मैं बेड पर बुक रखे पढ़ रही थी
और बैठी हुई थी अपने बेड पे। मेरे बाल मेरे मुंह पर आ रहे थे। मेरे बाल बहुत सिल्की हैं और पढ़ते पढ़ते मेरे बाल हिले जैसे मेरे बालों से कोई हवा टकराई। बाकी यकीन करे मेरे बाल अच्छे खासे मेरे चेहरे के आगे से लहराए। इस चीज से बड़ा अजीब लगा मुझे कि ना तो कोई हवा चली और ना कोई पंखा चल रहा है, तो फिर ये बाल कैसे उड़े। एनीवेज अपना वहम समझा इस चीज को और वैसे ही अपनी स्टडी में लगी रही। अब मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है और ये इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि मेरे पीछे कोई खड़ा, लेकिन मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं पीछे मुड़कर देखूं। ये इंसिडेंट तो बहुत छोटा है लेकिन ये बहुत डरावना है। हो सकता है ये आपको उतना डरावना ना लगे, लेकिन मेरा दिल बाहर आने वाला था। अब ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है और मेरे कान के पास आकर जैसे ही किसी ने फूंक मार दी हो, मेरे बाल फिर से मेरे मुंह से हवा में उड़े। अब मैं बहुत डर गई थी, बहुत घबरा गई थी कि वो जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग मुझे महसूस हो रही है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, बिल्कुल ऐसा ही था। कोई मेरे पीछे खड़ा था और जैसे मुझसे अटेंशन मांग रहा था कि मैं उसे अटेंशन दूं, पर मैं इसे इग्नोर करती रही। लेकिन रियलिटी में मैं बहुत डर चुकी थी और उस डर से मैं पीछे नहीं देख रही थी। फिर अचानक से मुझे महसूस हुआ कि जो कोई मेरे पीछे खड़ा था वो मेरे कान के पास अपना चेहरा लेके आया और बिल्कुल कान के पास आकर उसने बहुत हल्की आवाज में कहा, इतनी रात को मत जगा करो, अब सो जाओ। और फिर क्या था, मैंने चौंक कर पीछे देखा। कोई चीज मुझे नजर तो नहीं आई, लेकिन ऐसा लगा कि कोई धम धम करते हुए मेरे रूम का दरवाजा खोल के घर से बाहर चला गया। उस टाइम मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं बहुत डर चुकी थी और अम्मी के कमरे में भागती हुई चली गई। पूरी रात मम्मी के साथ चिपक के सोई और उसके बाद मैंने ड्राइंग रूम में अकेला इस तरह पढ़ना या अकेले बैठना बंद कर दिया। ये मेरा एक छोटा सा इंसिडेंट था, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। बढ़ते हैं आज की थर्ड स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी है नीरज की। ये कहानी 1945 की है, जब मेरे सबसे बड़े चाचा 1 साल के थे और मेरी दादी और दादा हिंदुस्तान के पंजाब पटियाला के गांव में रहते थे। एक बार गांव में शादी थी और बारात को दूसरे गांव जो कि 25 किलोमीटर दूर था जाना था। इस दौर में ये डिस्टेंस कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन उस वक्त जब गांव वगैरह में ना बस होती थी और ना ही गाड़ियां, तो दूर का सफर बैलगाड़ियों या घोड़ा गाड़ी पर होता था, इसलिए डिस्टेंस काफी ज्यादा था। तो बारात आज सुबह सुबह चलकर दोपहर होने से पहले दूसरे गांव पहुंच गई। सबने शादी को बहुत एंजॉय किया, लेकिन सारी रस्में निभाने और खाना खाते खाते शाम हो गई। लड़की के गांव वालों ने बहुत कहा कि इस वक्त वापसी का सफर ना करे, क्योंकि अब रास्ते में बारात के लूटने का डर था। क्योंकि मेरी नानी के गांव के सरपंच, जो कि खुद भी बंदूक और हथियार लेकर आए थे और इसके अलावा 710 के करीब बाराती थे, ने कहा कि हम अभी चले तो पहुंच जाएंगे। इसके बाद लड़की वालों ने बात मान ली और बारात वापसी के लिए चल पड़ी। काफी दूर आने के बाद लगभग 5 किलोमीटर तक बिल्कुल सुनसान एरिया था और बीच में कोई गांव घर दुकान नहीं थी, इसलिए वहां से गुजरते टाइम सब अच्छे खासे डरे हुए थे। मेरी दादी तो और औरतों और उनके बच्चों के साथ एक बैलगाड़ी में सफर कर रही थी और नाना पैदल बारातियों के साथ। अचानक मेरे चाचा जो सो रहे थे बुरी तरह से रोने लगे। दादी ने दूध पिलाया और हर तरह से कोशिश की, मगर वो चुप नहीं हो रहे थे। उनका रोना कभी ज्यादा हो जाता कभी कम, मगर वो बार बार रो रहे थे और फिर रोते रोते सो जाते, मगर उठकर फिर वही हालत। तो इसी तरह बारात वापस अपने गांव पहुंच गई। बारात को वापसी आए 4 दिन हो चुके थे, मगर चाचा की वही हालत थी। 2-2 भैंसों का दूध पी जाते थे, मगर रोना बंद ना करते। सारा घर परेशान हो गया। गांव के वैद्य ने पेट की दवा भी दी, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। गांव के मौलवी साहब ने दम भी किया, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। 5वीं रात दादी किसी तरह चाचा को सुलाकर ही दिन के लिए दूध लाने किचन की तरफ चली गई। इस दौर में फ्रिज नहीं होता था, तो लोग दूध के बर्तनों को एक साँचे में रखकर छत से लटका दिया करते थे। मेरी दादी जब किचन में आई तो देखकर हैरान हो गई थी कि एक औरत दूध के बर्तन पर बैठी है और इस पर झूले की तरह झूल रही है। मेरी दादी ने सोचा कि ये अनजान औरत है कौन और इस वक्त हमारे घर में क्या कर रही है, और ये बर्तन की रस्सी ने इसका वजन कैसे उठा रखा है। एकदम वो औरत रुककर मुड़ी और मेरी दादी इसका चेहरा देखकर बेहोश होते होते रह गई। उसका रंग बिल्कुल सफेद और हाथ बिल्कुल लाल। दादी ने कहा, मेरे डर के मारे आवाज बंद हो गई। उस औरत ने कहा, तेरे घर का सारा दूध ले जाऊंगी, फिर तेरे जानवरों का गोश्त खाऊंगी और फिर तेरा बच्चा खाऊंगी, और तब तक खाती रहूंगी जब तक मेरे और मेरे बच्चों की भूख नहीं मिटेगी। और दादी को उस औरत के सर के साथ 6 और छोटे छोटे सर नजर आए। दादी ये देखकर बेहोश हो गई। जब वो होश में आई तो मेरे दादा, सब घर वाले इनके पास मौजूद थे। चाचा वैसे ही रो रहे थे।
दादी ने रो रो के सारा रात का किस्सा सुनाया तो सबका रंग उड़ गया। मेरे दादा मस्जिद के मौलवी को बुलाने चले गए, जिसने एक बंदे मौलवी का पता दिया जो करीब के गांव में ही रहते थे। वो मौलवी जब आए तो भैंसों के तबले में बंधा एक भैंसा जिसने रस्सी तोड़ने की कोशिश की थी, अब अपना सर दीवार में मार रहा था। मौलवी ने पढ़कर कुछ फूका तो इसके बाद भैंसे के मुंह से झाग निकलना शुरू हो गया और वो गिरकर ठंडा हो गया। मौलवी ने कहा, इस भैंसे का सर मेरे पास लाओ और मुझे एक काले कपड़े में बांध कर दे दो, मगर खबरदार इसे धोना नहीं है। उस मौलवी की बातें मान के मौलवी को वो सर दे दिया गया और मौलवी उस सर को आगे रख के बैठ गया और घर वालों को कहा कि अब मैं अमल पढ़ने लगा हूँ और अभी मैं कुछ भी नहीं बता सकता, इसलिए हम उससे कुछ पूछे नहीं। और मौलवी ने कहा, सारे गांव वालों से कहो दरवाजा बंद कर ले, बस तुम्हारा दरवाजा खुला रहे। फिर कहा, सबसे मुश्किल और ज़रूरी काम ये है कि अमल के एंड में भैंसे का सर दरवाजे की तरफ फेंकूंगा और घर के एक मर्द को वो सर उठाकर अंदाजे से उसी जगह फेंक के आना है जहां बच्चे का रोना शुरू हुआ था। सर फेंकने के बाद वापसी में पलट कर नहीं देखना, ये काम सुबह होने से पहले पूरा करना है। अमल के दौरान चाचा जितना मर्जी शोर करे, उन्हें दूध नहीं देना और घर के अंदर से जैसे ही आवाजें आए किसी को घर के अंदर नहीं जाना। खैर, शाम की नमाज के बाद गांव वालों को ये खबर देकर अमल शुरू हो गया। अभी अमल शुरू हुई थोड़ी देर गुजरी थी कि घर के अंदर से रोने की और मातम की आवाजें आने लगी। चाचा की रोने की आवाजें में कोई बोला, मुझे और मेरे बच्चों को क्यों भूखा मारते हो, हमारी भूख खत्म हो जाएगी तो हम चले जाएंगे। फिर बहुत ही ज्यादा डरावनी आवाजें घर के अंदर से आने लगी, जैसे कोई जानवर की कोई कुर्बानी दी जा रही हो। दादी कहती है कि हम सब अनपढ़ थे, इसलिए कुरान की ज्यादा आयतें भी नहीं आती थी, बस कलमा पढ़ रहे थे। फिर हमने देखा भैंसे का खून बहकर दरवाजे की तरफ जाने लगा और पैरों के निशान बन गए। आधी रात से कुछ पहले मौलवी ने सर दरवाजे की तरफ फेंका। फिर दादा के छोटे भाई जो उस दिन बारात में मौजूद थे जाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि चाचा किस जगह से रोना स्टार्ट हुए थे। छोटे दादा उठे और सर उठाकर निकल गए और मौलवी ने उनके जाते ही दरवाजा बंद कर दिया और चाचा खामोश हो गए। सारी रात सब लोग छोटे चाचा का इंतजार करने लगे। सुबह फजर की नमाज से कुछ देर पहले वो घर वापस आए। उनकी हालत ठीक नहीं थी, उनको बहुत तेज बुखार था और जो लगभग 7 दिन तक नहीं टूटा। फिर भी उन्होंने मौलवी साहब को बताया कि मैं सर उस जगह रख कर आया, पर जाते हुए मुझे पीछे से डरावनी आवाजें आती रही। कभी घर वालों की आवाजें आती, कभी किसी दोस्त की, पर मैंने पलट कर नहीं देखा और वापस आने पर भी मुझे बहुत डरावनी आवाजें में धमकाया गया कि मैं सर वापस ले जाऊं, वरना रास्ते में मार दिया जाऊंगा। मगर मैंने अल्लाह का नाम लेकर चलता रहा और घर पहुंच गया तो मौलवी साहब ने कहा, केरला का कि अल्लाह का नाम हो गया, तुम्हारे बच्चे पर 7 मुंह वाली चुड़ैल आ गई थी, इसलिए कहते हैं कि रात को सुनसान जगहों से नहीं गुजरना चाहिए और गुजरते हैं तो अल्लाह का कलाम पढ़ते हुए गुजरा करो। तुम लोग कुरान पढ़ना सीखो और बच्चों को भी इसकी तालीम दो। तुमने इस वीराने से गुजरते हुए शायद जब बच्चे को दूध दिया तो इस डायन का बच्चा भूखा होगा और ये सब तुम्हारे साथ होने लगा। शुक्र करो तुम्हारी सिर्फ एक भैंस गई, वरना ये बला पूरा घर मार देती है, क्योंकि इनकी भूख कभी नहीं मिटती। मेरी दादी और इनके घर वालों ने अल्लाह का शुक्र किया और मौलवी साहब को ढेरों दुआएं और अनाज दिया। कई साल बाद दादा को इनके गांव का एक सिख लाहौर में मिला जो जियारत के लिए आया था। उसने बताया कि तुम्हारे खाली घर से बहुत बार रात को डरावनी आवाजें आती हैं। वो मौलवी साहब भी आए, उनके कहने पर ही आपके घर को गिराकर एक गुरुद्वारा बना दिया और ये सिलसिला खत्म हुआ। शायद वो डायन तुम लोगों को ढूंढने आती थी, मगर तुम जा चुके थे। तो दोस्तों यहीं पे ये स्टोरी खत्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में।